मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हैं। आज हमारे साथ एक अहम गेस्ट हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। अयाज सादिक साहब, सरदार अयाज सादिक इकनॉमिक अफेयर्स के फेडरल मिनिस्टर हैं। अयाज सादिक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा सर, मैं स्टार्ट तो सबसे पहले ले लेता हूँ। एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। आप इस्लाहात कमेटी में भी हैं, तो इस वक्त जो इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से एक जो आप लोगों ने तरमीम की है, क्या आप समझते हैं कि सर इस तरमीम से इलेक्शन कमीशन जो है वो मजबूत हो जाएगा, जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, मजबूत कहलाते हैं सर? कोई ख़ास ऐसी तरमीम सर? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट्स थी जो उन्होंने दी हुई थी, जिस तरह जहां फाटा मेंशन था वो एक्सक्लूड होनी है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी जो ताज हैदर साहब चेयर करते हैं, उनकी बेशुमार अमेंडमेंट्स थी। कुछ हमारी नेशनल असम्बली के मेंबरान की थी। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब ने मुझे भेजी हुई थी। तो ये सारी अमेंडमेंट्स को कंपाइल करके हमने इनको रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद जो कॉमन चीज़ें थी उनको हैंडल किया। तो हम पहली 2 मीटिंग में तकरीबन 90% काम कर लिया। कुछ 6 अमेंडमेंट्स रह गई थी जिनके ऊपर हमने फिर डिटेल में अगली 3-4 मीटिंग में उसको कंक्लूड कर लिया। डस्का के बाद कई चीज़ें होने वाली हैं। आरटीएस के फेलियर के बाद कई चीज़ें होने वाली। साकिब निसार की जजमेंट्स ऐसी जो कि इलेक्शन को डिस्टॉर्ट to the best of his ability and to the best of his wisdom जो उन्होंने किया, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था इलेक्शन 2017 के एक्ट से, वो उन्होंने चीज़ें करने की कोशिश की। उन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के और उसमें कोशिश की है कि हम वो काम करें जिससे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो सके, जिसमें प्रिजाइडिंग अफसरों का रोल डिटर्मिन है, रिटर्निंग अफसर का रोल डिटर्मिन है, पोलिंग एजेंट्स का क्या रोल होगा, कितने बजे तक रिज़ल्ट आना चाहिए, अगर डिले रिज़ल्ट होगा तो उसमें क्या रीज़न्स उनको देनी पड़ेंगी, किस हद तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इन चीज़ों को टाइट करने की कोशिश हमने की है, जिसमें कि सारी अच्छा सर, तमाम सियासी जमातों का इसमें इत्तफाक हो गया है जो कमेटी में है? जी, हमारा सिवाय एक अमेंडमेंट में जो कल मूव हुई थी, उसके अलावा सारी जमातों का इत्तेफाक है। हमारे पास कमेटी की प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, और हमारे पास कमेटी में जो उनकी अमेंडमेंट्स आई थी वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा अयाज सादिक साहब, ये जो निगरां हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से मुझे ज़रा बात करनी है, जो आप इलेक्शन एक्ट 2017 के 230 में तरमीम कर रहे हैं। एक तो ये कि सर मेरा सवाल ये है कि आया क्या ज़रूरत पेश आ रही है निगरां हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की, और दूसरा ये कि क्या इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तफाक नहीं है सर? देखें, हमने एक पार्टी 2 पार्टियों से तो ये डिस्कस किया था, और ये लॉ मिनिस्टर ने जब मूव किया, हो सकता है उन्होंने बाकी सबसे ना किया, मुशावरत की। बट एक बात मैं बता दूं आपके, अभी मैं वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री हेड हैं वो मेरे पास आए हुए थे, और मैं वहाँ से उठ के आ रहा हूँ। उनका ये कहना था कि जी हमारे जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं और जिनके ऑलरेडी पिछली ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसने वो इश्यूज़ को टेकअप किया है, अब वो जब हमारा बोर्ड अप्रूव करेगा तो साइन कौन करेगा? तो मैंने कहा कि जी वो
हम कोशिश यही कर रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वही वो साइन करे जो ऑन गोइंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का मैंडेट जो है, जो कि आपकी हमारी अंडरस्टैंडिंग है और सिर्फ आपके बोर्ड मीटिंग की इंतज़ार है, वो काफ़ी बड़ी अमाउंटें हैं। तो मैंने कहा जी वो हम अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें दें, हमारी इंटरनल इसके ऊपर कल से डिस्कशन शुरू हुई है कि अगर केयर टेकर आती है 3 महीने के लिए और अगर वो एग्रीमेंट्स नहीं ये साइन कर सकती तो फिर ये जब इलेक्शन होगा नवंबर में होगा, नवंबर के बाद हुकूमत बनते बनते नवंबर का एंड हो जाएगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हम 3.5 या 3.25 महीने में हम कैसे आगे चलेंगे? फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिले हो जाएगी और वो सारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिले हो जाएगी और सारा जेपटाइज हो जाएगा। तो वो मैंने उनसे कहा कि हम यही कोशिश करना चाह रहे हैं और मैंने तो ये कहा आप आ जाएं मीटिंग में, अपना कंसर्न रेज भी करें। तो वो कहने लगे नहीं, हमें बता दें अगर हमारी ज़रूरत है। ये हमें कल वाशिंगटन से ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो ये आज मैं कमेटी के सामने रखूंगा और उनको अगर फ़ोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को जो आज सवाल करके गए, वो मैं इंशाल्लाह इनके तो दूसरी सियासी जमातों को हम कोई इख्तियार ऐसा नहीं दे रहे, ऐसा कोई इख्तियार नहीं दे रहे कि आप जाएं जाके टेंडर करके नई चीज़ें करनी शुरू कर दें या कोई ऐसा काम करें जो कंटिन्यूटी नहीं है पिछली गवर्नमेंट की। इनका केयर टेकर का काम होगा कंटिन्यूटी रखना पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की, जो भी गवर्नमेंट होती है। ठीक है सर, इसका मतलब है ये स्पेसिफिक इख्तियारात आप देना चाहते हैं और ड्यू टू IMF जो वर्ल्ड बैंक इस वक्त आपका है। लेकिन सर यहाँ एक सवाल है कि आया सियासी जमातें इस अहम तरीन अमेंडमेंट को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं जो एतराज़ात आ रहे हैं? मैं इसलिए कि मेरा ख्याल है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। देखें ये हुई है पॉलिटिक्स, आई विल बी वेरी क्लियर। क्या किसी ने ये कहा कि जो हमने इतनी क्लॉजेस वहां पे की थी, किसी कमेटी मेंबर ने भी उठ के कहा ऑब्जेक्ट करते, कहते ये 230 हमसे डिस्कस कर लें तो फिर हम इसको ले लेते हैं। और साथ ये कहते कि जो इस कमेटी ने 5 मीटिंग में 4-4 घंटे लगाए हैं, जो काम किया है उससे हम एग्री करते हैं। वो हर एक ने उठ के पॉलिटिक्स की है इसके ऊपर, इंक्लूडिंग एलाइज। मैं बड़े क्लैरिटी से कहूँगा, पीपल्स पार्टी भी, JUIF भी और PTI ने तो करनी थी पॉलिटिक्स, और वो हमें दर्ज दे रहे थे, जमहूरियत का दर्ज दे रहे थे। व्हाट आयरनी। तो ये आज बैठेंगे साहब, मैं ये सबसे सवाल करूंगा कि आप ज़रूर ऑब्जेक्ट करते 230 पे और आप लॉ मिनिस्टर से कहते जी हमें भी ये दिखाएं, और दिखाने के बाद हम इसको करते, मगर साथ ये भी ज़रूर कह देते कि बाकी अमेंडमेंट्स जो हैं वो कंसेंसस से हुई। वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया और पॉलिटिक्स की है। अच्छा सर, एक चीज़ का यहाँ पर और भी बात आ सकती है इस पोजीशन पे जो आपने भी ब्रीफ किया है, ख़ास तौर पे IMF और इतने अहम एग्रीमेंट के हवाले से। क्या ये मौजूदा हुकूमत को हम मज़ीद कुछ महीना नहीं दे सकते थे? और अब तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात है और एक बहुत ही अहम मसला भी ज़ेरे इस वक्त फ़ाइनल नहीं हुआ है, अगर उसको भी कंसीडर कर लिया जाता, जो 2021 में मुश्तरका मफाद कौंसल्स में तय हुआ था कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, अगर आज जबकि कंप्लीट हो चुका है आप नोटिफाई करते हैं तो उसके लिहाज से 4 से 6 महीना यकीनन हल्का बंदियों के हवाले से टाइम चाहिए। तो ये मौजूदा असम्बली को इतना टाइम मिल जाता और वो इस एग्रीमेंट को, जो मेन एग्रीमेंट है, वो कर जाती, और निगरां हुकूमत के पास इख्तियारात ना भी होता आइंदा तो कोई मसला नहीं होता। सर, इस नुक्ते को आप लोगों ने डिस्कस किया? देखिए, हम आज की बात करें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसकी बात करने का तो कोई, मेरा ख्याल है मुझे तो नहीं कोई रैशनल नज़र आता। देखें, ये हुकूमत एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहती और ना रहेगी और ना मुनासिब है इनका रहना। और ये अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाता है, अगर गया और अगर वो हुआ और अगर इलेक्शन हुआ, इससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये जब होगा तब देखी जाएगी। अभी तो नहीं मुझे पता कि ये हो रहा है और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जा रहा है और वहाँ से अभी होता भी है या नहीं होता, तो वो हम इस पर भी डिस्कशन कर ले। ये कोई मकसद नहीं है इस डिस्कशन का। हमें स्टिक करना चाहिए आज की जो पोजीशन है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स कंसेंसस से हो रहा है। 230 की वो आज मीटिंग है हमारी, जिसमें कि हम इसको कंक्लूड करेंगे, उसमें सबकी राय आ जाएगी, करना है नहीं करना।
पूरे इलेक्शन रिफॉर्म्स को भी छोड़ना है, ये इट इज़ अप टू द कमेटी। वो कहते हैं हम नहीं करते सारे इलेक्शन रिफॉर्म, ना करें। तो ये तो फैसला सारी कमेटी ने कलेक्टिवली करना है, मैंने इंडिविजुअली एज कन्वीनर ऑफ दिस कमेटी नहीं करना। तो वी विल वेट फॉर दैट। बट क्या हो सकता है उसको हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है, बिकॉज वो मेरी ना नॉलेज में है, ना मैं उस पर कोई कमेंट करना चाहता हूँ। चलिए सर, ये बहुत अच्छा आपने हमें क्लियर कर दिया, वरना मैं अगला सवाल यही करने वाला था कि क्या ये बेहतर नहीं है सर कि आप अपने इस अमेंडमेंट में निगरां हुकूमत का कॉन्सेप्ट ही निकाल दें। और दुनिया में ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन को जब आप मजबूत कर रहे हैं तो जो एक इलेक्टेड हुकूमत है वही इलेक्शन कराए। ये सवाल मैंने करना था, लेकिन आपने क्योंकि अभी कह दिया है कि छोड़ दें। नहीं, आप कर लें, मैं जवाब दे देता हूं। चलें सर, ये सवाल मैंने कर लिया कि इसमें अमेंडमेंट कर लेते सर। इसका जवाब ये है कि ये एक अमेंडमेंट है जिसको कंसेंसस से हमें ले आना चाहिए। यहाँ केयर टेकर का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जिससे वो इलेक्शन प्रोसेस को किसी पार्टी को वो अफेक्ट कर सके या फैसिलिटेट कर सके। ये साकिब निसार वाला नहीं है कि वो शेख रशीद के साथ इलेक्शन कैंपेन हो रही है तो वो अस्पतालों को जा रहे हैं मैसेज देने के लिए कि जी ये मेरा कैंडिडेट है। ये वो सिचुएशन नहीं है, ये किसी कैंडिडेट के साथ ना जा सकते हैं, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज एम्पावर्ड। इलेक्शन की डेट उन्होंने देनी है, इलेक्शन कंडक्ट उन्होंने कराना है, रिटर्निंग अफसर उन्होंने लगवाने हैं, प्रिजाइडिंग अफसर उन्होंने लगाने हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन किसके लेना है वो उन्होंने लेना है। वो सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, किसी के पास कोई ये इख्तियार नहीं है। और ना कभी कोई फेडरल गवर्नमेंट जो है केयर टेकर वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकी और नहीं करेगी। इसलिए हमें अगले आने वाले इलेक्शन में सोचना चाहिए, इसको 2/3 से लाना चाहिए कि जी केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और कंटिन्यूटी रहनी चाहिए कि ताकि ये फाइनेंशियल इश्यूज या जो बाकी इश्यूज हैं वो ना रहें। अच्छा सर, ये इशू जो आपने अभी किया है जिस पे कंसेंसस नहीं है 230 पे, क्या ये सदारती ऑर्डिनेंस से हल हो सकता है सर ये वक्ती तौर पर? नहीं, हम क्यों करें जब एक चीज़ हम एक सही चीज़ अगर करना चाह रहे हैं और वो लोग उनको कन्विंस करके करना ज़रूरी है। सदारती ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत है? अच्छा सर, गलती कहाँ है? हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि किसकी क्या ऑब्जेक्शन है और हम उनको जो लॉ मिनिस्टर है वो उनको बताएंगे कि हमारी कंपल्शन क्या है। तो आप हमारा IMF के साथ प्रोग्राम है, हमारा वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट में इनके जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है उनमें हर एक की टाइम लाइन होती है। उन टाइम लाइन के बाद उसके कुछ एक्शंस होते हैं जो करने होते हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये 4-5 महीने डिले हो जाए और जो पैसे पाकिस्तान में आने हैं प्रोजेक्ट्स में लगने के लिए 4-5 महीने डिले हो जाए? कोई नहीं ये चाहता। तो अगर नहीं चाहते तो हम उतना इख्तियार दें कि जो पिछली गवर्नमेंट की डिसीजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट साइन करना हो जिस पे बोर्ड्स की इजाज़त दरकार है उन डोनर्स की, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, तो हमें करना चाहिए। अब जो IMF के साथ कंडीशंस तय हुई हैं उन कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने की पावर भी तो होनी चाहिए केयर टेकर के पास। या वो 4-5 महीने इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट रिव्यू जब आएगा उसमें पाकिस्तान को कहें जी आपने तो ये किया नहीं। अच्छा सर, क्या वजूहत है कि सर जब ये इतनी अहम एग्रीमेंट आप करने जा रहे थे और जाहिर है इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे और वो जो आपके शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर आज़म थे और यकीनन ये कैबिनेट में इस इशू को लाया जाता है, कैबिनेट में भी तमाम इत्तेहादी बैठे हुए हैं, तो इस इशू को अगर वहीं रिजॉल्व कर लिया जाता तो आज शायद कमेटी में या डिस्प्यूट इतना नहीं होता। और एक और बात मुझे सर वाज़े तौर पर ये बताइए, जहां आपने एलाइज की बात की है, क्या ये फेलियर आपके लॉ मिनिस्टर का नहीं है कि उन्होंने कंसेंसस बिल्ड नहीं किया? नहीं, लॉ मिनिस्टर का नहीं, ये अगर कमेटी में आ गया होता, ये जहाँ से भी रिकमेंडेशन आई है तो हम ये डिस्कस हो जाती है चीज़। अब कैबिनेट में लाने का इसका कोई मजाज नहीं, बिकॉज कैबिनेट में इसके ऊपर बहस छिड़ जाती जब हमने इलेक्शन कमीशन को भी बिठाना है, हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी बिठाना है, हमने लॉ मिनिस्ट्री को भी बिठाना है और उन मेंबरान को जिनको उनकी जमातों ने नॉमिनेट किया उन्होंने ये फैसला करना है। कैबिनेट की तो वो कैबिनेट तो एक्सेप्ट वो करेगी, तो वो उस पर कंसेंसस शायद नहीं बिल्ड हुआ था, वो हो जाएगा इंशाल्लाह बिल्ड। अच्छा सर, मैं आता हूँ, एक और बहुत अहम अभी डिस्प्यूट पैदा हुआ है और वो आपके सामने भी है, और वो है केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए कौन होगा।
उसमें एक नाम आ गया इसहाक डार साहब का। अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुई है। आप PMLN के एक बहुत ही अहम लीडर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं और बहुत अहम पोस्ट पे रह चुके हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ज़रूर होगा सर, क्या वजूहत है कि इतनी बचकाना जो है वो एक स्टेटमेंट बाहर आई है कि जी निगरां जो वज़ीर आज़म तय हो गए हैं और वो इसहाक डार है। इस सिलसिले में PMLN की हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी आया और लीडिंग चैनल की तरफ से भी आया, लेकिन इसके साथ साथ और हवाला दिया गया नवाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात जो दुबई में हुई है, जहां सीट एडजस्टमेंट और निगरां वज़ीर आज़म की बात तय हो गई है और पीपल्स पार्टी के कंसेंसस की भी बात की गई। और इसमें एक और बात भी है कि इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू में इसको डिनाई नहीं किया बल्कि उसको एक्सेप्ट किया। तो ये सर, ये इतना बड़ा डिस्प्यूट कैसे हो गया? ये तो बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है सर। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि किस PMLN के लीडर ने कहा कि जी ये सही है, या उसने कहा कि ये नहीं सही है? किसने कहा कि कि हाँ हम उनका नाम हो गया अप्रूव या पीपल्स पार्टी से डिस्कशन होगी? कौन सा लीडर था वो? सर देखें, किसी ने ये बात नहीं की। देखें बिटवीन द लाइंस कोई प्रिज्यूम कर लें कि जी डार साहब ने डिनाई नहीं किया तो ये हो गया। डार साहब अगर डिनाई करते तो कहते कि जी ये इन्होंने तो बिल्कुल ही ना कर दिया, और अगर वो कह देते हाँ तो कहते कि जी मान। इस पे कोई डिसीजन नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुई है। ये अभी चीज़ डिस्कस होनी है। डार साहब भी उस कमेटी का मेंबर हैं जो आज इंशाल्लाह 5 बजे मुलाकात करेंगे। इसका अभी तक तो मुझे कोई बेस समझ नहीं है। और कौन से, क्या नवाज शरीफ साहब ने कहा, क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा, क्या इसहाक डार साहब ने कहा, क्या किसी ने ये कहा है कि हाँ ये है जो हमारी सीनियर लीडरशिप है? चलिए सर, मैं कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ चीजें ऑफ द, कल अगर वो कहेंगे जी डॉक्टर दानिश साहब को हमने हेल्थ मिनिस्टर बनाने के लिए कर दिया है तो हम कहेंगे हाँ जी हो गया। जब डिस्कशन ही नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर सर इसमें मैं बड़ी एहतराम के साथ एक सवाल उठाऊंगा। जब आप देखें, आप बड़ी गलत बात कर रहे हैं सर। एक सवाल तो उठा लूं। वो लोग जो सर उठा लूं, पहले मेरी बात सर नहीं, पहले मेरी बात सुन। वो लोग जो बेचारे अपनी सीवियां लेके फिर रहे हैं पिछले कई महीनों से, आप उनके ऊपर, सबके ऊपर पानी फेर दिया आप लोगों ने ये बातें करके। देखिए उनको कितना डिसअपॉइंट किया होगा आपने। वजीरों की भी सीवियां लेके फिर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टरों की भी वो सीवियां लेके फिर रहे हैं, रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, कजन्स ढूंढ रहे हैं, दोस्त ढूंढ रहे हैं कि जो जाके कोई सिफारिश वगैरह करें। तो आप उनकी सारे पे पानी फेर दिया आपने। सर बहुत सही बात की आपने, बड़ी जबरदस्त पानी फेरा गया है। लेकिन सर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इतनी लीडिंग चैनल से ये गुफ्तगू हो रही हो और इसहाक डार साहब पे इसको डिनाई नहीं करते हैं और ये सिलसिला मुसलसल 2-3 दिन से चल रहा हो और ऑफ द रिकॉर्ड आपके अपने मिनिस्टर इस बात को एग्री कर रहे हैं, बट आई डोंट मेंशन द नेम ऑफ। किसने एग्री किया? सर देखिए, माजरत के साथ कुछ इंफॉर्मेशन है सर। मैं आगे जाऊं सर, मैं आगे जाऊं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे ना जाएं, यहाँ रुक जाएं। नहीं आगे ना जाएं यार। देखें, आपने कहा डॉक्टर डार साहब ने डिनाई नहीं किया, आपने ये कहा ना? जी सर। तो हम ये कह सकते कि उन्होंने इस बात का जवाब ही नहीं दिया। हम ये क्यों नहीं कहते? हम ये क्यों कहते हैं उन्होंने डिनाई नहीं किया? अरे सर, हम ये क्यों नहीं कहते? आधा गिलास खाली है और आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा हुआ है। मैं आगे निकल जाता हूँ सर। अच्छा ये बताएं सर, गवर्नमेंट की यानी अगर इस किस्म की रूमर्स आती है और कोई ऐसी, जैसे अभी एक रूमर्स आई थी कि 8 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ था जो हमारी इत्तला है। लेकिन इसके ऊपर जब मीडिया में बात आई तो हुकूमत की तर्जुमान जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आके इसको डिनाई किया। तो जब इतनी बड़ी बात लीडिंग चैनल पे चल रही है और 2 दिन से चल रही है, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी हुकूमत की, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, कि वो आके ये मना कर देती कि इस किस्म की कोई बात पीपल्स पार्टी या किसी जमात से तय नहीं हुई है कि इसहाक डार आइंदा निगरां वज़ीर आज़म होंगे? देखें डॉक्टर साहब, मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर किसी चैनल ने ये खबर चलाई है तो वो चैनल फिर प्रूफ भी करेगा ना कि ये खबर है, सही है, वो एंड तक प्रूफ करे। अगर चैनल ने चला दी, उनको किसी ने फीड कर दिया और वो गलत खबर थी तो वो आ गई, तो इसका हम क्या करें अब?
तो इसलिए इसके ऊपर नहीं टाइम सर, इसका माजरत के साथ सर बुरा नहीं मानिएगा, पीपल्स पार्टी ने डिनाई किया, आगे क्यों किया? इंपॉर्टेंट चीज होती पीपल्स पार्टी ने डिनाई क्यों तो किया? रिबटल देते, पीपल्स पार्टी इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा तो रिबटल ही नहीं दिया। चले सर, मैं आगे चलता हूँ, छोड़ें इसको, मुझे रोका जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा यार सादिक साहब, ये बताइए कि चलें, ये खबर तो आपने भी सुनी होंगी और इसमें मैं नाम लेने भी देर नहीं करूँगा कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो अभी अंडर प्रोसेस है और बहुत सारी रुकावटें भी हैं और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ये बात वाज़ेह तौर पे कह रही है कि आइंदा PMLN के वज़ीर आज़म सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। तो सर क्या ये इस किस्म की स्टेटमेंट से मियां नवाज शरीफ साहब को या PMLN की सियासत को या आइंदा जो भी हिकमत अमली है उसको नुकसान नहीं पहुँच रहा है सर? नहीं, कैसे नुकसान पहुंचेगा? देखें, हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब आके फिर से भाग दौड़ संभालें, प्राइम मिनिस्टर बने। जो उनकी परफॉर्मेंस थी 2013 से 17 की देख लें या पुरानी जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है कि क्या कुछ किया, कितनी डेवलपमेंट कराई, एक एक चीज़। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि वो हों। लीगल एस्पेक्ट को मैं इसलिए नहीं टच करूंगा बिकॉज वो लीगल एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। मैं हर चीज़ पे मास्टरी ना रखता हूं और ना मैं उन चीज़ों पे कमेंट करना चाहता हूं कि मैं उनको बताऊं कि जी लीगल केस की पोजीशन क्या है। बट हमारी ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आके पार्टी को लीड करेंगे। अच्छा सर, मैं बिल्कुल क्लियर एक सवाल आपके सामने रख देता हूँ कि एक तासुर है और जाहिर है इस पे स्टडी के साथ और रिसर्च के साथ किया जाता है और वो ये है कि जाहिर है कि आइंदा आने वाले वक्त में 172 सीट लेना किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। जाहिर है वो एक मखलूत हुकूमत होगी और ऐसी मखलूत हुकूमत में जाहिर है आपको एक तरफ उन तमाम इत्तेहादियों की राय भी लेनी होगी और उसके साथ साथ एक इस्टेब्लिशमेंट बहुत अहम चीज़ है जिसकी रजामंदी भी ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने कहा है कि खुल के कि क्या एक बात और भी हो रही है और आप ही के PMLN के साथ से भी तरफ हो रही है, मिनिस्टर की तरफ से हो रही है कि आइंदा आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो सकते हैं और उसकी वजह यह है कि उनके 14 महीने की कारकर्दगी और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका बेहतरीन रिलेशनशिप। तो ऐसे मौके में अगर नवाज शरीफ साहब का नाम वज़ीर आज़म के तौर पे आता है तो शायद मखलूत हुकूमत में इत्तेहादियों और इस्टेब्लिशमेंट देखें, आप इस्टेब्लिशमेंट का पीछा छोड़ दीजिए, आप इस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करने दीजिए, वो कर रहे हैं। पेज की भी बात नहीं कर रहे, हम उतने बड़े दावे भी नहीं कर रहे, हम पिछली हुकूमत की तरह बाप भी नहीं बना रहे। हम कह रहे हैं उनको अपना काम करने दीजिए। और अगर नवाज शरीफ साहब देखें, डिसीजन हमारे फाइनल डिसीजन हम नवाज शरीफ साहब के पास ही भेजते हैं अपनी जमात का। नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत अच्छा है और अगर ये अच्छी रिलेशनशिप हम रख के आगे चलें और अगर आने वाली हुकूमत ऐसी बनती है बाकी जमातें भी होते तो कोई हर्ज नहीं। ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपीरियंस बुरा नहीं हुआ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें कि हमने ये भी देखा है कि अलग मैनिफेस्टो वाले लोग भी बैठ के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इकट्ठे भी काम कर सकते हैं। जब वक्त आएगा, जब नंबर्स पता चलेंगे, फिर फैसला होगा क्या होता है। और अगर पार्टीज आके बैठ के पाकिस्तान की आवाज से मुल्क को इकट्ठा करती तो इसमें क्या हर्ज है, क्या बुराई है? अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है, दुबई मुलाकात होती है आसिफ अली जरदारी साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब, एडजस्टमेंट की बात होती है। अब ये ना कहिएगा सर कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमें भी कुछ इत्तलात होती हैं। तो सर वो सीट एडजस्टमेंट PMLN जा रही है सर आइंदा प्री इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले? मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की में। इशू रेज हुआ तो हो सकता है मौलाना साहब के साथ भी, बाकी पार्टियों MQM है, बाप पार्टी है,
हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स है। आपसे पूछते नहीं है ना, वो पीडीएम का हिस्सा आप हैं, लेकिन अहम तरीन इस किस्म की मीटिंग में मौलाना फजल रहमान साहब, ये दूसरी पीडीएम के रहनुमाओं का आप राय नहीं लेते हैं सर, तो जाहिर है फिर तो इशू उठेगा ना सर। मौलाना साहब की नॉलेज में जो हम सोचते हैं मौलाना साहब की नॉलेज में होता है। मौलाना साहब एक बहुत ही जीरक सियासतदान हैं और हम सोचते हैं और उनको पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। वो इतने माशाल्लाह जीरक सियासतदान है। तो सर क्या है, ये जीरक सियासतदान आइंदा सदारती इलेक्शंस के लिए अहम तरीन उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टी भी कह चुकी है और वो खुद भी कह चुके हैं, तो क्या पीएमएलएन उनको आइंदा सदारती इंतखाब में इतने बड़े जीरक ज़बरदस्त इत्तेहादी को और पीडीएम के सरबराह को जो है वोट देंगे सर, सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं जो पार्टी हेड्स ने जो फैसले करने उस पर कैसे कमेंट कर सकता हूँ कि जी हमने उनको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ये तो वक्त बताएगा और ये अल्लाह ताला के हाथ में चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला को जो मंजूर हुआ वो होगा। अच्छा सर, चले हम आगे चलते हैं। ये बताएं सर, इलेक्शन आप पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वक्त आप हुकूमत भी हैं और पीएमएलएन भी हैं, तो हुकूमत और पीएमएलएन क्या ये इलेक्शंस 90 डेज़ के अंदर कराना चाहते हैं या 60 डेज़ के अंदर कराना चाहते हैं सर? आखिरी फैसला जो है लीडरशिप को हम दे देंगे कि जी इस पार्टी की ये राय, इस पार्टी की ये राय, फिर हम लीडरशिप फैसला कर लेगी सारी। अभी तक आपकी कोई इस सिलसिले में कंसेंसस आपका बिल्ड नहीं हुआ है सर कि पीएमएलएन क्या चाहती है? नहीं, अभी मैं इस पे ना ही कमेंट करूं तो बेहतर है। मैं पीएमएल वो तो फिर मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ ना। मैं पीएमएलएन की तो ज़ाती राय जो है एक पार्टी के सर, आप ज़ाती राय दे दें, आप अपनी ज़ाती राय दे दें सर। जी, दोनों में से दो भी हो जाए, ठीक है। चलें सही, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है सर, कोई भी हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त आपने बयान दिया है। यही वजह है सादिक साहब कि आप बड़ी तरीके से जवाब देते हैं, हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा कर देते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं सर, और ये बताएं सर कि ये जो आपका अगला जो फेस है उसमें एक दो फिगर है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ। मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब। हमजा शहबाज साहब पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही गायब नज़र आ रहे हैं सर, कुछ नाराज़ हैं, क्या हैं? और हम मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी एक खबर आ रही है कि अब उनको भी हुकूमत का कोई हिस्सा बनाना तो नहीं फैसला हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो वज़ीर आज़म की कैंडिडेट हो सकती हैं या वज़ीर आला पंजाब की कैंडिडेट हो सकती हैं सर? ये देखें, हमजा साहब भी एक्टिव हैं। उनकी तबीयत नासाज थी कुछ दिन, मगर वो भी एक्टिव हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों कुछ फौतगियों पे भी गए हुए थे लाहौर में, वो भी हैं। मरियम बीबी भी वापस आ गई हैं, वो भी एक्टिव हैं। वो सिर्फ जलसे जुलूस नहीं कर रहे मगर एक्टिव हैं। और फैसला क्या होगा ये पार्टी फैसला करेगी। और अभी बहुत ही प्री मेच्योर है कि मैं इसके ऊपर कहूँ कि उनका क्या रोल होगा क्या नहीं होगा। ये जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह डिसाइड होगा कि उनका क्या रोल होगा। अच्छा सर, कुछ सीनियर लीडरशिप ख़ास तौर पे शाहिद खाकान हैं, झगड़ा साहब हैं, या आपके केपीके के एक दो आपके सीनियर लीडर हैं, उनके कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। क्या वो इख्तलाफ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से है या क़यादत से है या पार्टी से है? बज़ाहिर उनकी स्टेटमेंट से ऐसा महसूस भी होता है और कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ भी करते हैं। क्या कहेंगे सर? मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो पार्टी के मेंबर हैं। पार्टी में उन्होंने बहुत वक्त दिया है, पार्टी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और पार्टी में ऊंच नीच तो होती रहती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे कहना वो होती रहती है, मगर कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नाराज़ हों। वो पार्टी का हिस्सा हैं और बड़े वैल्यूबल हिस्सा हैं। ये जिन के आपने नाम लिए सब, शाहिद साहब भी हों, झगड़ा साहब भी हों, और भी कोई अगर हो, हम पार्टी से इश्यूज़ पे डिफर कर सकते हैं मगर हम पार्टी के साथ हैं। ये लोग पार्टियां बदलेंगे नहीं। जी सादिक साहब, मैं आपसे मज़ीद सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ आज मेहमान हैं अयाज सादिक साहब, उनसे बातचीत हो रही है। जी अयाज सादिक साहब, थोड़ा सा ये मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा, एक बहुत ही अहम सवाल है, ज़ाहिर है लेट पूछा लेकिन है अहम। आप हुकूमत का हिस्सा हैं और PMLN का भी हिस्सा हैं। मेजर जो हुकूमत है उसको ज़ाहिर है वज़ीर आज़म फेस करता है, यानी PMLN फेस करेगी। 14 महीने की क्या आपकी ऐसी अचीवमेंट है आवाम के हवाले से सर, या मुल्क के हवाले से, जिसको लेकर आप इलेक्शन में आवाम में जाएंगे? सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आज पाकिस्तान में ना तेल मिल रहा होता, ना बिजली मिल रही होती, ना गैस मिल रही होती, लोग सड़कों पे होते, पाकिस्तान बैंकरप्ट खुदा न खास्ता हुआ होता, और पाकिस्तान को जिस हाल पे पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई थी उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता था। सबसे बड़ी ये, उसके बाद तो बेशुमार है, मैं आपको एक पूरा चार्ट बना के भेजूंगा कि हमारी अचीवमेंट क्या है, बट सबसे बड़ी जो मैं एक मेजर अचीवमेंट का कहूँ कि वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे से बचाया पाकिस्तान को, जिसका मेरा ख्याल है वो किसी उसमें इमेजिन और उसको ग्रेड भी नहीं किया जा सकता कि किस हद तक नुकसान होना था, सोचा भी नहीं जा सकता। जब सोचते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन होती तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलें सर, ये लेके आप जाएंगे आवाम के पास, दैट्स गुड, आपने बता दिया। मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ सर, आप थोड़ा सा इस तरफ भी ज़रा मुझे बताइए कि ज़ाहिर है आपकी जो इस वक्त इत्तेहाद है वो उसमें तो 13 या 11 सियासी जमातें हैं और सामने अपोजिशन में इमरान खान है। अब इमरान खान की जो सियासी पोजीशन है उसको देखते हुए PTI और इमरान खान का मुस्तकबिल आपको कैसे नज़र आता है एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से सर? जब अल्लाह ताला की पकड़ में इंसान आ जाए तो फिर उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा मैं ना ही कहूँ तो बेहतर है। जो उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है और जो कि सियासत में गालम गलोच लेके आए और चीख, कल नहीं देखा आपने जॉइंट सेशन में किस तरह वो चीख रही थी, वो कल्चर अभी गया नहीं मगर काफ़ी हद तक चला गया है। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, मैं बार बार ये कहूँगा, हिंदुस्तान जो नहीं कर सका वो इस जमात ने करके दिखाया है। तो इसलिए, और ये इन्होंने जिस तरह लोगों को विक्टिमाइज किया था, हमने तो नैब के कानून को हल्का कर दिया था। लगता है कि इमरान खान के लिए हल्का किया था कि इनको पहले 90 दिन अरेस्ट करो, फिर 2-2 साल इनकी बेल ना होने दो और फिर पता चले कि जी केस ही कुछ नहीं था। तो वो नहीं हमने किया, मगर अल्लाह ताला की पकड़ जो है ना, किसी से इक़्तिदार में रह के किसी से इस तरह का सलूक किया जाए, वो अल्लाह ताला की पकड़ होती है। मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला की पकड़ हुई है। अच्छा सर, इधर आते हैं थोड़ा सा कि एक चीज़ जो है सर, आइन ने जुरिडिक्शन तय किया हुआ है, आप खुद भी सर स्पीकर रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट का अपना है, एग्जेक्टिव का अपना है 97 है, जुडिशरी का 172 है। क्या आप समझते हैं कि सर 14 महीने के अंदर एग्जेक्टिव को काम करने नहीं दिया गया और उसके इख्तियारात में मुदाखलत किया गया है? इलेक्शन कमीशन ने तो एक्सेप्ट किया है कि उनके इख्तियारात में मुदाखलत किया गया है जुडिशरी की तरफ से। तो क्या आप समझते हैं कि सर जुडिशरी की तरफ से एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात थे उसमें मुदाखलत किया गया, गस्ब किया गया, काम नहीं करने दिया गया? देखें, अब इस वक्त हमें इसको कमेंट करने से क्या होगा, ये किसी से ढकी जुबी चीज़ नहीं है। जो हमारे साथ 2018 में हुआ, किस तरह जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया, किस तरह नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ किया गया, तो इसलिए इस वक्त हमें आगे चलने की ज़रूरत है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और वो अपनी सोच से हट के अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के ऐसे फ़ैसले करें। हमें उस पर कॉन्सनट्रेट करना चाहिए। हमें अब इलेक्शन में जाना है, हमें इलेक्शन पे कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, हमें फेयरनेस पे करना चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी पे करना चाहिए। हमें मुल्क को बचाने के लिए जो फर्दर फाइनेंशियल, हमने मुल्क को बैंकरप्सी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से बचा लिया, बट आगे इसको स्ट्रेंथन भी करना है। आगे इसको पाकिस्तान को लेके आगे जो 4.25 साल में नुकसान हुआ है वो हमें
मेरे हिसाब से 20 साल पीछे ले गया है। उसको अभी हमने रोकना है, जो स्लाइड है वो रोकी है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने वो भी बढ़ना है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। अच्छा सर, ये बताएं, एक और सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है। वैसे तो आपकी हुकूमत में 85 के करीब बहुत लंबी चौड़ी काबीना है, उसका जवाब ये दे दिया जाता है कि ये निगरां हुकूमत यानी कि यानी इत्तेहादी हुकूमत है। चलें सर, मान लेते हैं 30 के करीब लोगों को पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। अब मुझे सर ये बताइए कि ये जो आपकी हुकूमत है, इसके ऊपर इल्ज़ाम है ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत रही, इसने अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया, कुछ ऐसे काम थे जो कि अभी भी पेंडिंग्स पड़े हुए हैं और उसके ऊपर काम नहीं किया गया। सर, मैं क्लियर कट आगे बढ़ते हुए ये आता हूँ कि 9 मई के लोग ज़िम्मेदारों को, जो 9 मई है और आज 25 से 26 जुलाई है, मास्टरमाइंड्स, मंसूबा साज, उकसाने वाले ज़िम्मेदार, इसका वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान किया, ISPR ने भी किया, लेकिन लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या वजूहत है अब तक इनके ट्रायल या इनके ख़िलाफ़ एक्शन या इनको सज़ा नहीं हो सकी, बहुत वक्त गुजर गया। तो ये हुकूमत की कमज़ोरी है सर? देखिए, हुकूमत जुड़ी नहीं है, एक जुडिशल सिस्टम होता है, हुकूमत ने अपना रोल कर दिया, अब जुडिशरी ने ये फैसले करने इनके खिलाफ जो इन्होंने जो कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट ने 20 के ऊपर फैसला देना है, लोअर कोर्ट ने भी इनके ऊपर फैसले देने हैं, तो इन चीज़ों में वक्त लग जाता है। ज़रूर हम कोई चीज़ ऐसी नहीं करना चाहते जो कि इल्लीगली की जाए, बट जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह ये वक्त के साथ हो जाएगा। और हुकूमत की जो टू द मैक्सिमम कैपेसिटी उन्होंने काम करने की कोशिश की है, और चीज़ें आप कहते नहीं हैं, मैंने तो चीज़ें अंदर से देखी हैं, मुझे और नज़र आता है। बहुत शुक्रिया आपका याद सादिक साहब। ये थे याद सादिक साहब, आपके इस्लाहाती कमेटी के एक अहम मेंबर भी हैं और अहम लीडर भी हैं PMLN के, और आपके फेडरल मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। आपने इनके हमारे सवालात के जवाबात इनके ज़रिए सुने। वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।